जय हिंद दोस्तों, मैं कपिल श्रीवास्तव आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको ज्ञात हो गया होगा, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपना नया कैलेंडर जारी किया है, जिसमें आगामी परीक्षाओं के बारे में उन्होंने बताया है। हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं और हमारे चर्चा करने का मुख्य विषय है सहायक प्राध्यापक की जो वैकेंसी आने वाली थी, उस वैकेंसी के बारे में, और इसकी जानकारी भी आयोग ने हमको दे दी है। हम उसी पर विचार करने वाले हैं। तो देखिए आप यहां 16/12 मतलब कल ही निकाला है, और इसमें 7वें नंबर पर चौथे नंबर पर सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2024 15 विषयों के लिए, और एग्जाम की संभावित जो तिथि बताई है, डेट बताई है, वो क्या बताई है? मई 2025 बताई है। इसमें कितने विषय हैं? 15। इसमें हिंदी है और भूगोल है, इसके साथ अंग्रेजी है, अर्थशास्त्र है, भौतिक रसायन है, वाणिज्य है, रसायन शास्त्र है, इतिहास है, समाजशास्त्र है, कंप्यूटर विज्ञान है, प्राणी शास्त्र है। इतने सारे सब्जेक्ट, मतलब 15 सब्जेक्टों का किया गया। तो हिंदी भी हमारे कहाँ होगी? पहले ही जो फेस आएगा उसी में हिंदी का भी पेपर लिया जाएगा। मतलब हिंदी का पेपर जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है, वो मई वाले महीने में 2025 मई में होने की संभावना है। हम इसी तिथि को मान लेते हैं कि 15 मई में होगा। अब आपके पास बहुत सारे प्रश्न ये होंगे कि सर मई में नहीं हुआ तो आगे कितना जाएगा, क्या? दो ये सवाल बिना मतलब के हैं। उन्होंने मई दिया है, अभी हम मान लेते हैं मई है, लेकिन इतना मान लीजिए, से कहा जाता है कि जब युद्ध निश्चित हो जाए तो तैयारियां प्रारंभ कर देनी चाहिए। अब मई की जगह जून में हो, जुलाई में हो, क्या फर्क पड़ता है? तैयारी तो हमें आज से ही करनी है। तो वैकेंसी निश्चित हो गई, 2024 के नाम से निकालने वाले हैं। हो सकता है कि दिसंबर में ही नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि 24 के नाम से निकालने वाले हैं, और 24 को खत्म होने में कितना समय बचा हुआ है? तो 10, 12, 15 दिन मान लो। तो हो सकता है कि विज्ञापन वो इसी मंथ लास्ट में दे दें और फॉर्म सेट के रिजल्ट के आसपास भरना प्रारंभ कर दें। और जहां तक मेरी समझ जा रही है कि इस बार जो नेट का एग्जाम होने वाला है, अगर समय पर हुआ नेट का एग्जाम जनवरी में, तो जनवरी में जो नेट का एग्जाम दे रहे हैं वो वाले बच्चे भी इसका फॉर्म भर पाएंगे। तो बिल्कुल हताश नहीं होना है। जो नेट की तैयारी कर रहा है वो करते रहें, और जो सेट अभी देके फ्री हुआ है तो वो तो इसको दे ही पाएगा, सीधी सी बात है, और नेट वाला भी दे पाएगा, क्योंकि नेट का रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाता है। फरवरी लास्ट तक वो नेट का रिजल्ट हमको दे देंगे। चलते हैं, अब हमें मुख्य रूप से जो डिस्कशन करना था वो करना था सिलेबस पे। सिलेबस क्या होगा और कैसे इसको हम पूरा करेंगे। तो हम हिंदी के सिलेबस पर चलते हैं। एमपी वाले जब सर आएंगे तो वो आपको एमपी का सिलेबस बता ही देंगे। आपको शायद है कम दिख रहा होगा, पीडीएफ है, तब भी मैं आपको यहां बोल बोल के बता देता हूं। ये 2022 वाला ही सिलेबस है, इसमें कोई चेंज नहीं होना है, कोई परिवर्तन नहीं होना है, परिवर्तन नहीं होगा, है ना। आपको यही सिलेबस पढ़ना है। ये सिलेबस आप पहले भी देख चुके होंगे, डाउनलोड कर लीजिए, मैं यहां समझा ही रहा हूं। हिंदी भाषा का उद्भव, विकास एवं स्वरूप, पहला ही हमारी जो यूनिट है वो हिंदी के उद्भव और विकास से है। उद्भव जो संस्कृत से होता है, संस्कृत की प्रणाली से, बीच बीच में पाली, प्राकृत, अपभ्रंश से होती हुई आधुनिक भाषाएं बनी। कितनी हिंदी की बोलियां हैं और आसपास कितनी विकसित हुई, उनके साहित्य में क्या क्या रहा, ये सारी चीजें हमको यहाँ पढ़ना पड़ेगा। इसी के साथ देवनागरी लिपि, हिंदी के प्रचार में किए जा रहे संस्थाओं के योगदान और जो भी आंदोलन हुए हैं वो, खड़ी बोली के साहित्यिक स्वरूप और पत्र पत्रिकाओं का योगदान बोली के विकास में, भाषा के विकास में, अवधी, ब्रज, बघेली, मालवी, बुंदेली का परिचय, क्षेत्र एवं योगदान, ये यहाँ पर ठीक ये हैं जो मध्य प्रदेश में लगभग बोलियां बोली जाती हैं। इनका तो साहित्यिक परिचय भी उनने मांगा है। इसके बाद दूसरी इकाई जो है वो है हिंदी भाषा के विविध स्वरूप पर। हिंदी भाषा के विविध स्वरूप में मानक हिंदी आ जाती है, परिनिष्ठित हिंदी आ जाती है, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, संचार भाषा, ये सभी भाषाओं के प्रकार आ जाते हैं।
इसके साथ ही संपर्क भाषा का अध्ययन और विविध रूप भी आ जाता है, राष्ट्रभाषा, राजभाषा और कंप्यूटर में हिंदी के अनुप्रयोग। मतलब आज जो मशीनरी है उसमें हिंदी के अनुप्रयोगों को कैसे बढ़ाया जाए, बड़े हैं तो किस स्तर तक बड़े हैं, क्या हिंदी ऐसी भाषा है कि जिसमें किसी भी मशीनरी में काम करने में असमर्थता होती हो, इन सारे विषयों पर हम चर्चा करेंगे। उसी के बाद ही संवैधानिक जो प्रावधान किए गए अनुच्छेद 343 से 351, इसके साथ ही राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा नियम 1976, इन सभी पर हमको चर्चा करनी है। और जो भी वर्तमान में संस्थाएं हैं केंद्र सरकार के अधीन, मध्य प्रदेश राज्य सरकार के अधीन, उन सभी संस्थाओं की स्थापना कब हुई थी, उनके कार्य क्या हैं और वो आज किस तरीके से काम कर रही हैं, इन पर सब पर हमको विचार करना है। इकाई तीसरी है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन मतलब हमें जो 1000 ईस्वी से लगभग हिंदी साहित्य लिखने की परंपरा प्राप्त हुई है, इसकी जानकारी और इसका क्रमबद्ध वर्णन करना ही हिंदी साहित्य का इतिहास कहलाता है। मतलब हिंदी साहित्य को ऐतिहासिक रूप से क्रमबद्ध तरीके से विश्लेषण करते हुए बता देना हिंदी साहित्य का इतिहास कहलाता है। इतिहास लेखन की परंपराएं हैं और उनके मुख्य आधार हैं, काल विभाजन है, नामकरण की मुख्य समस्याएं हैं, सामाजिक राजनीतिक पृष्ठभूमि है और आदिकाल का जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और लौकिक और प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। आदिकाल इसी में पूछ लिया गया है, जैन, सिद्ध, नाथ भी इसी में पूछ लिए गए हैं। तो हिंदी साहित्य का इतिहास आज शाम को 6 बजे लाइव क्लास इसी के आधार पर है। इसी के ऑब्जेक्टिव जो जिस प्रकार से पेपर में आते हैं उसी प्रकार से बनाए गए हैं। शायद उनका जो स्टैंडर्ड है वो उससे भी और अच्छा हो सकता है, आप उसको लगाएंगे तो आपको महसूस हो जाएगा। आगे चलते हैं। इकाई 4 हिंदी कविता का भक्तिकालीन साहित्य। मतलब हिंदी कविता का भक्तिकालीन साहित्य प्रारंभ कर रहे हैं। आदिकाल में बस इतना पूछ लिया गया है कि जैन, नाथ, सिद्ध और रासो काव्य, बस इनकी परंपरा बताइए। उनकी कोई भी रचना इन्होंने नहीं लगाई है, पृथ्वीराज रासो भी नहीं है। यहां कहां से स्टार्ट कर रहे हैं? भक्तिकालीन साहित्य से। तो वही होगा भक्तिकाल की साहित्यिक प्रवृत्तियां, पृष्ठभूमि, वो सब आपको बतानी पड़ेंगी। निर्गुण धारा, ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, सगुण राम कृष्ण, ये सभी पूछी जाएंगी। वैचारिक आधार पूछे जाएंगे, सामाजिक आधार, और फिर कबीर, दादू, नानक का सामाजिक दर्शन, भक्ति भावना। वहीं जायसी, कुतुबन, मंजन की भी पूछी जाएंगी। सगुण में राम भक्ति में तुलसीदास जी की भक्ति भावना पूछी जाएगी। वहां पर कृष्ण भक्ति धारा में सूरदास जी हो गए, मीराबाई हो गई, इनका वात्सल और भ्रमर गीत पूछा जाएगा। अब यहां आते हैं कबीर ग्रंथावली। कबीर ग्रंथावली जिसके संपादक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, और साकी शब्द के 160 से लेकर 210 तक जितने पद हैं वो पूछे जाएंगे। मतलब लगभग 50 पद पूछे जाएंगे, 50 पद। तो ये 50 पद भी हमको समझने हैं। उनके जो महत्वपूर्ण शब्द हैं जो हमसे पूछे जाते हैं कि इसका क्या अर्थ है, तो हमें उनको भी समझना है। गोस्वामी तुलसीदास जी का मानस पूछा है, और मानस में अयोध्या कांड है, अरण्य कांड है, किष्किंधा कांड है, सुंदर कांड है, लंका कांड है और उत्तर कांड है। मतलब बाल कांड छोड़ के सभी पूरे कांड हैं 6। और उसमें भी गुरु वंदना, संत वंदना, जीव वंदना, राम भक्ति संवाद, चित्रकूट भ्रमण, राम और भरत का पादुका लेकर विदाई, भक्ति और भरत की विदाई, सबरी पर कृपा, नवदा भक्ति का उपदेश, इससे प्रश्न लास्ट बार पूछा गया था। वर्षा ऋतु वर्णन, शरद ऋतु वर्णन, विभीषण का भगवान राम की शरण में आना, रावण को दूत भेजना, सुमेल पर्वत पर श्री राम और चंद्रोदय का वर्णन, राम राज्य का वर्णन, गरुड़ जी के 7 प्रश्नों की महिमा, ये पूरा करना है। मानस पूरा है और बहुत अच्छे से मानस हम करेंगे। सूरदास भ्रमर गीत सार संपादक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और इसके जो पद हैं वो 20 से 50, 20 से 70, मतलब 50 पद इसके पूछे गए हैं। तो इन पदों को भी, 50 पदों को हम अच्छे से पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। फिर आती है इकाई नंबर 5 जिसमें हिंदी कविता का रीतिकालीन साहित्य है। रीतिकाल की वही साहित्यिक पृष्ठभूमि, राजनीतिक पृष्ठभूमि और जो आर्थिक पृष्ठभूमि है वो भी पूछी जाएगी। प्रमुख प्रवृत्तियां पूछी जाएंगी। केशव, चिंतामणि, पद्माकर, सेनापति, और यहां पर बिहारी, घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, इन सब को, और भूषण, इन सब को पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जो रचना लगी है वो लगी है केशव दास की रामचंद्र का, और उसमें भी अंगद रावण संवाद। बिहारी सतसई और संपादक हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, और इसके दोहे कुछ चुने हैं, 20 दोहे हैं।
पहला है, 11वां है, 19वां है, 20वां है, 21वां है। इनके ऐसे दोहे हैं जो भक्ति भावना से प्रेरित हैं, ज्यादा उनमें जो श्रृंगारता है वो नहीं है, ऐसे दोहे छांट छांट के लगाए हैं। तो 20 दोहे हैं। उसी के साथ घनानंद कवित और इसके संपादक हैं विश्वनाथ प्रसाद। प्रारंभिक 25 पद इसके लिए गए हैं। और भूषण ग्रंथावली इसके भी कौन है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, इसके भी 25 पद प्रारंभ के लिए गए हैं। ये सब पढ़ना है हमको, और हम पढ़ेंगे भी क्रम से कि इनमें कौन कौन से शब्दों के क्या क्या अर्थ होते हैं। उसके बाद चलते हैं इकाई 6 पर, और इकाई 6 में है हिंदी साहित्य का आधुनिक काल। आधुनिक काल में भी यहाँ कविता है इकाई 6 में। इकाई 6 में क्या है, कविता। ये तो आप निश्चित मानिए आधुनिक काल की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पृष्ठभूमि, भारतीय जागरण, भारतेंदु युग, प्रमुख प्रवृत्तियां, प्रमुख कवि और रचनाएं। फिर द्विवेदी युग और छायावाद। दूसरा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा प्रगतिवाद, प्रमुख प्रवृत्तियां, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता, विशेषता और रचनाएं। अब रचनाएं देखिए, मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती, और भारत भारती में अतीत खंड और साकेत का नवम सर्ग, ये दोनों हमको पढ़ना है। भारत भारती का अतीत खंड और साकेत का नवम सर्ग। जयशंकर प्रसाद की कामायनी में चिंता, श्रद्धा और इड़ा सर्ग। चिंता, श्रद्धा और इड़ा। तो चिंता पहला है, श्रद्धा ही दूसरा है। तो चिंता और श्रद्धा, और फिर जो आपका आएगा, सॉरी, चिंता, आशा और फिर श्रद्धा। तो चिंता के बाद आशा और फिर श्रद्धा, तीसरा श्रद्धा है। और इड़ा, तो चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, और उसके बाद आती है ईर्षा, और उसके बाद इड़ा। तो 7वें नंबर का, 6वें 7वें नंबर का आपका ये है। राम की शक्ति पूजा, बादल राग, जागो एक बार, फिर कविताएं हैं। परशुराम की प्रतीक्षा, कुरुक्षेत्र का 7वां सर्ग, जो युधिष्ठिर और भीष्म के कथनों से भरा पड़ा है, जहां युद्ध की समस्या को लेकर वो लोग विचार कर रहे हैं। असाध्य वीणा, नदी के द्वीप, कविता दोनों आई हैं। केदारनाथ अग्रवाल, इन्हें कैन का कवि कहा जाता है, फूल नहीं रंग बोलते हैं, इस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। दुष्यंत कुमार, साये में धूप, गजल संग्रह है। कुंवर नारायण, आत्मजयी काव्य, जिसमें इनको क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और फिर कौन है, नागार्जुन, बादल को गिरते देखा है। अकाल और उसके बाद कालिदास, सच सच बतलाना। तो अकाल और उसके बाद छोटी कविता है 8 लाइनों की, बादल को गिरते देखा है। अबल धबल के शिखरों पर बादल को गिरते देखा है, सच सच बतलाना कविता। और ये कालिदास है, सच सच बतलाना का कालिदास, तुम रोए के यज रोया था। तो ये वाली कविताएं यहां पर लगी हुई हैं। इकाई 7 है। इकाई 7 में हिंदी साहित्य का आधुनिक काल, गद्य खंड आ गया, और गद्य का विकास, उद्भव, भारतेंदु युगीन की प्रवृत्तियां, प्रमुख, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरस्वती पत्रिका का योगदान, ये सभी पूछी जाएंगी। स्वतंत्रता पूर्व हिंदी गद्य का साहित्य का, स्वतंत्रता के बाद हिंदी गद्य साहित्य की विभिन्न विधाओं का विकास। यहां पर आ जाता है उपन्यास में गोदान उपन्यास है, मानस का हंस उपन्यास है, किसका, अमृतलाल का। और बाण भट्ट की आत्मकथा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी 1946 में लिखा गया। त्याग पत्र जैनिंद का है, मृणाल की कथा है इसमें। तो ये 4 उपन्यास हैं, चारों उपन्यासों को मैं यहां लिख देता हूं। गोदान किसका है, मुंशी प्रेमचंद का है। दूसरा कौन सा लगा हुआ है, मानस का हंस, मानस का हंस अमृतलाल नागर का है, बाबा तुलसीदास की जीवनी के रूप में लिखा है। तीसरा है बाण भट्ट की आत्मकथा, हर्षवर्धन कालीन राजनीतिक परिवेश के ऊपर लिखा गया है। और चौथा कौन सा है, त्याग पत्र, जैनेन्द्र का है। मृणाल की आत्मकथा है इसमें, मैं समाज को तोड़ना नहीं चाहती, है ना। उसके आगे चलते हैं, 4 उपन्यास आपके सिलेबस में लगे हुए हैं। इसके बाद कहानियों पर आते हैं, तो एक टोकरी भर मिट्टी माधवराव सप्रे की है, कल भी इनसे प्रश्न आया था। उसने कहा था, कल इसके बहुत सारे प्रश्न थे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी 1915, नशा मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। पुरस्कार जयशंकर प्रसाद की कहानी है। तीसरी कसम फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी है। परंदे निर्मल वर्मा की कहानी है। वापसी उषा प्रेमदा की कहानी है। खोई हुई दिशाएं कमलेश्वर की कहानी है। और कोसी का घटवार शेखर जोशी की कहानी है। और गदल रंगे राघव की कहानी है।
तो इतनी कहानियां लगी हुई हैं। निबंधों में किस किस के निबंध लगे हैं? तो आचरण की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह, मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय, करुणा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, देवदारू आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, एक लंबी कविता का अंत मुक्तिबोध मेरे राम का मुकुट भींग रहा है आचार्य विद्यानिवास मिश्र। कल भी मेरे राम का मुकुट भींग रहा से सीधा स्टेटमेंट आया था, तो आप देखना इतने निबंध हमको पढ़ना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना और नंदुलारे वाजपेयी की आलोचना पद्धति, पिछले पेपर में भी आचार्य रामचंद्र उनकी नंदुलारे वाजपेयी का एक स्टेटमेंट आया था कि मुझे लगता है कि मेरा जन्म छायावाद के निराला पंत और प्रसाद की आलोचना करने के लिए ही हुआ है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचना और नगेंद्र की आलोचना पद्धति। नाटक कौन कौन सा लगा है? अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टकेसर भाजी, टकेसर खाजा और चंद्रगुप्त मौर्य जयशंकर प्रसाद का। लहरों के राजहंस किसका है? लहरों के राजहंस मोहन राकेश का। अंधा युग किसका है? धर्मवीर भारती का। और कोणार्क किसका है? जगदीश चंद्र माथुर का। इतने आपके नाटक लगे हुए हैं। रेखा चित्र, संस्मरण, आत्मकथा, और इनमें कौन कौन से लगे हैं? पथ के साथी, ये किसका है? महादेवी वर्मा का है। इसमें इन्होंने 7 लोगों के बारे में बताया है। 7 लोगों में रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, है ना, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, हजारी प्रसाद हैं, पंत हैं और प्रसाद हैं, और उसके बाद निराला जी हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान हैं। ये सब इनके पथ के साथी थे, तो इनके बारे में बताया है। आगे अरे यायावर रहेगा याद, यात्रा वृत्तांत इनका लगा है। 2 ही रचनाएं इसमें लगी हुई हैं। अब आता है नंबर 8 पर काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र में भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र दोनों ही लगे हैं, है ना। तो दोनों ही लगे हैं। कौन कौन से पाश्चात्य में? प्लेटो का काव्य है, अरस्तु का है, लॉन्जाइनस का उदात्त सिद्धांत है, विलियम वर्ड्स का काव्य भाषा सिद्धांत, कॉलरिज की कल्पना सिद्धांत, टी.एस. इलियट का परंपरा और निर्वक्तकता का सिद्धांत, और स्वच्छंदतावाद है, बिंब और प्रतीकवाद है, महाकाव्य, गीतिकाव्य, दृश्य काव्य के स्वरूप हैं। भारत में क्या है? रस संप्रदाय है, शब्द शक्ति है, काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु हैं, और रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, रस के प्रमुख व्याख्याकार हैं, अलंकार है, और अलंकार के प्रमुख ध्वनियां और सिद्धांत हैं। और फिर क्या है? काव्य के गुण दोष, औचित्य सिद्धांत भी है। छंद नहीं दिख रहा है इसमें, है ना, छंद नहीं दिख रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि काव्य शास्त्र दिया है तो पूछ नहीं सकते। आगे चलते हैं। इकाई 9 है मध्य प्रदेश का हिंदी साहित्य। तो मध्य प्रदेश का हिंदी साहित्य, मध्य प्रदेश के प्रमुख हिंदी साहित्य एवं रचनाकार। प्रमुख कवि माखनलाल चतुर्वेदी, कैदी और कोकिला, बलि के पंथी, पुष्प की अभिलाषा, ये इनकी रचनाएं हैं, कविताएं हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान, वीरों का कैसा हो बसंत, झांसी की रानी, जलियांवाला बाग में बसंत। बालकृष्ण शर्मा नवीन का विप्लव गान, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ। सिमंगल सिंह सुमन की तूफानों की ओर घुमा दो नाविक। मिट्टी की बारात, पर आंख नहीं भरी, ये भी इन्हीं की है, सिमंगल सिंह की। भवानी प्रसाद, सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा और गीत फरोश। गीत फरोश के तो कल भी प्रश्न आए थे। श्री कृष्ण सरल, मैं फूल नहीं कांटे अनियार लिखता हूं, मैं अमर शहीदों का चारण, देश के प्यारे शहीद, ये इन्हीं की है। श्री सरल कृष्ण की पिछली बार प्रश्न भी आया था कि इनने कितने महाकाव्य लिखे हैं। मुक्तिबोध, कहने दो जो उन्हें कहते हैं, और ब्रह्म राक्षस, ये 2 इनकी हैं। शरद जोशी के व्यंग हैं, और रामचंद्र शाह अकेला मेला डायरी है इनकी, अकेला मेला। इसमें निर्मल वर्मा, अज्ञेय, इन सभी के बारे में बताया गया है। मुक्तिबोध को इनने समर्पण भेजा है, ये आपको पढ़ने हैं। मध्य प्रदेश में हिंदी सेवी संस्थाएं, मध्य प्रदेश हिंदी अकादमी, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, निराला सृजन पीठ, मुक्तिबोध सृजन पीठ, प्रेमचंद सृजन पीठ और तुलसी अकादमी। इतनी चीजों के बारे में हमें जानकारी रखनी है। ये फैक्ट है, तो इसकी जानकारी हमको याद करनी है। ये मैं आपको फैक्ट निकाल के इनकी जानकारी ये दे दूंगा। लोक साहित्य एवं जनजातीय साहित्य, ये 2 इकाई जो 9 और 10 हैं, ये एमपी के लिए हैं, है ना, एमपी के लिए ही हैं। तो एमपी का बच्चा इनमें अच्छा कर जाता है, क्योंकि एमपी के लिए ही है, तो एमपी से ही पूछा जाएगा।
लोक कथाएं, लोकगीत, लोक गाथाएं, लोक नाट्य और लोक कहावतें और प्रकीर्णन साहित्य। मतलब जितने भी लोक नाट्य होते हैं, लोक प्रचलित जितने भी त्योहार हैं, चित्र हैं, तरीके हैं, वो सारे पूछे जाते हैं। मालवा का लोक साहित्य, प्रमुख कवि रचनाएं, निमाड़ के, प्रमुख कवि बुंदेलखंड के, बघेलखंड के, चारों पूछे गए हैं। और लोक कलाओं के संरक्षण के लिए शासकीय जो संस्थाएं हैं, जैसे जनजातीय संरक्षण संस्था है ना, तो इन सब चीजों की हमें जानकारी रखनी है। और जनजातीय साहित्य संरक्षण में शासकीय संस्थाओं की भूमिका। अस्तु, मतलब इतना सिलेबस है। सिलेबस अच्छा खासा बड़ा है, खूब सारी टेक्स्ट लगी हुई है। इन टेक्स्टों में जो पाठ होता है, उस पाठ में से किस किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे, आलोचना से किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे, वो सारे प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। और टॉपिक बाय टॉपिक चारों कालों को, और कालों के भीतर भी जो भारत हिंदू युग, छायावाद, द्विवेदी युग सब हैं, उन पर भी विशेष रूप से हम पढ़ेंगे। उनकी प्राकृतिक भूमि पढ़ेंगे, राजनीतिक सामाजिक भूमि पढ़ेंगे। और ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप जुड़िए चैनल से, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अपनी परीक्षा के नजदीक पहुंचते पहुंचते आप इस प्रकार की तैयारी कीजिए कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, मिलते हैं। भारत माता की जय।